Good morning, class 11th student from arts stream. So today we are going to read chapter number 8 from part A of your geography textbook, Fundamentals of Physical Geography, यानी भौतिक जियोग्राफी के मौलिक सिद्धांत. So the title of the chapter is Composition and Structure of Atmosphere. So in this chapter we will try to understood about the meaning of the atmosphere, its composition and its structure, and its expansion also, okay, and its different layers and its significance or importance for us. So student, let's move for the next. It's your chapter from your NCERT book, Composition and Structure of Atmosphere. So student, at the starting it is mentioned that here, can a person live without air? क्या कोई पर्सन बिना एयर के रह सकता? Your answer will be no, obviously कोई नहीं रह सकता है. We eat food 2-3 times a day and drink water more frequently but breathe every few seconds. यानी हम 2-3 बार खाना खाते हैं विद इन डे और कई बार जो है पानी पीते हैं, ओके, एंड ब्रीथ करते हैं एवरी फ्यू सेकेंड, जबकि कुछ कुछ सेकंड में ही हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते रहते हैं. एयर इज, इट मीन्स एयर इज इसेंशियल फॉर अस, और वी कैन से एयर इज इसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी सभी जीवों के सर्वाइवल यानी उनके जीवित रहने के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है. सम मोर ऑर्गेनिज्म, कुछ और भी जीव ऐसे हैं लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह में सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड एंड वाटर, जो भोजन या पानी के बिना रह सकते कुछ समय, बट कांट सर्वाइव इवन अ फ्यू मिनट्स विदाउट ब्रीथिंग एयर, बट वो बिना सांस लिए या सांस में हवा लिए जो है वो जिंदा नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक. दैट शोज, इससे पता लगता है या हमें ज्ञात होता है द रीज़न वाई वी शुड अंडरस्टैंड द एटमोसफियर इन ग्रेटर डिटेल, कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमें एटमोसफियर यानी वायुमंडल को ज़्यादा डिटेल में या विस्तार से चर्चा करनी चाहिए या समझना चाहिए. सो हियर इज रिटन स्टूडेंट, एटमोसफियर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, यू ऑल नो फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, ओके. क्लास 3 स्टूडेंट फ्रॉम यूएस सब्जेक्ट वो बता सकता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑफ डिफरेंट गैसेस, एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल राउंड, और इसने पूरी अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है. इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस, इसमें जीवन प्रदायिनी गैसें या प्राण जीवनदायिनी गैसेज हैं, लाइक ऑक्सीजन यानी प्राणवायु फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स. द एयर इज एन इंटीग्रल part of the earth's mass and 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 किलोमीटर from the earth surface. यानी हवा जो है अर्थ का जो मास है उसका जो है एक इंटीग्रेटर यानी एक जरूरी हिस्सा है, ओके. एंड इस एटमॉस्फेयर का जो 99% पार्ट मतलब क्षेत्र है या वायुमंडल का जो 99% एरिया है वो ग्राउंड से यानी सरफेस पर जहाँ हम रहते हैं यहाँ से 32 किलोमीटर तक ही है. यानी 32 किलोमीटर के बाद जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वहाँ पर तो आपको 1% ही एटमॉस्फियर या वायुमंडल या एयर देखने को मिलेगी. द एयर इज कलरलेस एंड ऑडरलेस, ये रंगहीन है, गंधहीन है, एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोज एंड विंड, और इसे तभी महसूस किया जा सकता, हम तभी अनुभव कर सकते जब ये हवा की तरह बहे, यानी हवा जो है गतिशील हो. ब्लोज एज विंड. नाउ स्टूडेंट, here is a question again for you. Can you imagine what will happen to us in the absence of ozone in the atmosphere? यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ओजोन नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तो हमारे साथ क्या होगा. क्या होगा? हमें स्किन से रिलेटेड डिसीज हो जाएगी, वेजिटेशन कवर जो है वो बर्न हो जाएंगे, लीव्स जो है पत्तियां जल जाएगी, स्किन रिलेटेड डिसीज हो जाएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो पार्टिकल जो है पानी में मिट्टी में इनमें घुल जाएंगे. ये सारे डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगे. नाउ स्टूडेंट, कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर. कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर, फॉर बिफोर रीडिंग दिस यू हैव टू सी दिस स्लाइड. हियर रीजन गिवन थ्रू अ पाई चार्ट हम जो है इसको समझ सकते हैं. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का मीनिंग हो गया एटमॉस्फेयर में क्या क्या शामिल है.
द एटमोसफियर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेज, इसमें गैसेज होती हैं, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल हैं, धूल कण होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज चेंज इन द हायर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर, यानी इन गैसेज का जो क्वांटिटी होती है ये हाई लेयर ऊपर की परतों में जाकर एटमोसफियर की ऊपर की जो लेयर होती है यानी एक्सोस्फियर आइनोस्फियर इनमें जो है बदल जाता है। in a such way that oxygen will be almost in negligible quantity at the height of 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर ग्राउंड से अगर आप जाएंगे तो ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। ओके, इज इट क्लियर? नाउ हियर इज ऑल्सो रिटन दैट सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यानी जल वाष्प या पानी की बूंदें जो वेपर के फॉर्म में हवा में घुल गई है एवोपरेट होके, वो जो है 90 किलोमीटर्स तक ही देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर आपको ये गैसेस देखने को नहीं मिलेगी और ये वाटर वेपर भी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, नाउ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, यानी मौसम की दृष्टि से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। ओके, एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक्यू टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी ये ट्रांसपेरेंट होती है कब, जब ये सोलर रेडिएशन की प्रोसेस में होती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जब वहाँ से आती है, आसमान से सूरज से जब आती है हमें दिखाई, तब ये सोलर रेडिएशन करती है और इन हमें जो है ट्रांसपेरेंट दिखाई। बट ओपेक्यू टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पर जब जमीन के अंदर से वापस यही जो मैंने आप बोल सकते हैं ना, ये जो गैसेस मैंने ओपेक्यू होती है, यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट इनके बीच में आ जाता है तो इनका जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से ये हमें ओपेक्यू यानी ये हमें मतलब हम इसको फील नहीं कर पाते। इस पैरा से जो फर्स्ट सेंटेंस को आप ऐसे समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी अर्थ को ठंडी होने से बचाती है, यानी ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जो है क्या करती है, उसको कंट्रोल में रखती है, यानी हमारी अर्थ को एक एवरेज लेवल तक गर्म होने में हेल्प करती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो नहीं हो पाएगा। समझ में आया आपको? इट एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी जमीन से जो सूरज की गर्मी, सूरज की रोशनी जो लैंड ने एब्जॉर्ब की, उसको जब वो रिलीज करती है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड रिफ्लेक्ट्स बैक सम पार्ट्स ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और वापस इस हीट को, इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को वापस पृथ्वी के हिस्सों पर भेज देती है। इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी ये हरित पौधाग्रह प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार होती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज इज कॉन्स्टेंट बट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी लगभग वैसे तो सभी गैसेज जो एटमॉस्फेयर में उनका जो वॉल्यूम है, उनकी मात्रा है वो कॉन्स्टेंट यानी स्थिर ही है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिसेंटली कुछ डिकेड्स में, कुछ दशकों में जो है क्या हुआ है, इसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधनों के जलने से, यानी बायोटिक और फ्यूल के जलने से है, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स के जलने से, हमेशा बोल सकते हो प्लांट, ट्रीज, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन एटसेट्रा। दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और इससे हवा का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ओजोन गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एयर का टेम्परेचर बढ़ाती है। ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एक दूसरी गैस और है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, जो कि अनदर यानी दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद कौन है, ओजोन। ओके, फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर, और ये 10 से 50 किलोमीटर यानी ग्राउंड से 10 किलोमीटर ऊपर और उससे आगे 50 किलोमीटर तक यानी 40 किलोमीटर का इसका दायरा है। यहाँ तक ये जो है ये गैस पाई जाती है, कौन सी, ओजोन गैस, अबव द अर्थ सरफेस एंड एक्ट्स एज अ फिल्टर, और ये फिल्टर की तरह काम करती है। एंड एब्जॉर्ब द, जैसे हमारे घर में आरओ होता है ना एक्वागार्ड, ये क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं पानी को, ऐसे ही ये ओजोन लेयर जो है, ओके, विच इज़ अ लेयर ऑफ गैस, ये अल्ट्रा वायलेट सन रेज को जो है फिल्टर कर देते हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पर आने से इन अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक देते हैं। कौन रोक देता है, ओजोन गैस। ओके, वाटर वेपर, स्टूडेंट, व्हाट इज दिस, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन द atmosphere, or we can say in the air, is known as water vapor. Read here, water vapor is also a variable gas in the atmosphere. वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में एक परिवर्तनीय गैस है, यानी ये कम ज़्यादा होती रहती है।
ओके, कभी हो सकता है ज़्यादा, कभी कम हो जाता है। विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो वाटर वेपर जो है कम होता जाता है, उसकी अवेलेबिलिटी कम, यानी क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ने पर जो है टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होगा तो वाटर वेपर के फॉर्म में नहीं हो रह सकता वहाँ पर। तो ये इसका लॉजिक है। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, यानी गर्म और नमी वाले ट्रॉपिकल रीजन में, इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, यानी वहाँ पर ये जितनी हवा होती है उसका टोटल 4% जो है हवा के अंदर जो है क्या होती है, वाटर वेपर होती है। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन में। वाइल इन द ड्राई एंड कोल्ड एरिया, जबकि जहाँ शुष्क और ठंडे इलाके हैं ऑफ डेजर्ट, ओके, जैसे लद्दाख डेजर्ट है ना, लद्दाख है, एंड पोलर रीजन और ध्रुवीय इलाकों में 90 डिग्री नॉर्थन पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, इट मे बी लेस देन 1%, वहाँ पर ये 1% से भी कम वाटर वेपर जो है, क्योंकि एवापोरेशन होता ही नहीं ठंडे इलाकों में, समझ में आ रहा है आपको, इसलिए वहाँ पर जो है वाटर वेपर जो है कम होगा। एंड वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, यानी इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होती है हवा के अंदर, और सबसे कम कहाँ पर होगी? पोल एरियाज में होगी। और ये इसका जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर होता है वो जब हम इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन या पोल एरियाज की तरफ बढ़ते हैं तो ये घटता जाता है, क्योंकि टेम्परेचर घटता जाता है, और टेम्परेचर कम होता जाएगा मतलब एवापोरेशन कम होता जाएगा, तो एवापोरेशन कम होगा तो वाटर वेपर अपने आप एयर के अंदर कम हो जाएगी। ओके, इट थस एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या करती है, वाटर वेपर क्या करती है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ रेडिएटेड हीट, ये भी क्या करती है, सूरज की रोशनी से जो ऊर्जा आती है उसको अपने में जो है एब्जॉर्ब करके रख लेती है फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट, और अर्थ से निकलने वाली जो गर्मी है पृथ्वी जो रिलीज करती, इंसोलेशन करती, उसको भी ये रोकती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और एक एवरेज जो है हॉटनेस बनी रहती है। नहीं तो हमारा हमें जो है रात बिल्कुल ठंडी लगने लग जाएगी, क्योंकि रात में सूरज नहीं होता हमारे से। ओके, ऐसा भी सिस्टम या फंडा आपको देखने को मिल सकता है। इट थस एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नेदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट, यानी हम कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये पृथ्वी पर एक ब्लैंकेट यानी चादर की तरह काम करती है, जो अर्थ को ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म बनने से जो है बनने देती है। मतलब वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर, यानी वाटर वेपर जो है क्या करती है, ये हवा की जो है स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी दोनों में ही कंट्रीब्यूट करती है। ओके, डस्ट पार्टिकल्स स्टूडेंट, ये क्या होते हैं? धूल कण। एटमोसफियर हैज़ अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, वायुमंडल में क्षमता होती है कि वो छोटे छोटे जो है कणों को, पार्टिकल, सॉलिड ठोस कणों को अपने अंदर रख सकता है, सॉलिड पार्टिकल्स को, विच में ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो कि अलग अलग स्रोतों या जगहों से ओरिजिनेट यानी उत्पन्न होते हैं। इंक्लूड सी सॉल्ट, जिसमें नमक के कण हो सकते हैं समुद्र के, फाइन सोइल यानी बारीक मिट्टी हो सकती है, स्मोक सूट हो सकती, धुएं का जो बुरबुरा होता है एक तरीके से, ऐश राख हो सकती, पोलेन, डस्ट एंड डिसइंटेग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटेरियल्स। ओके, इस तरह के कई सारे तरह के डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स के कैटेगरी में आते हैं, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर, तो लोअर लेयर जो होती हैं एटमोसफियर की, कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर आपको डस्ट पार्टिकल एटमोसफियर में देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर की लेयर में ये नहीं जा पाते हैं। येट कन्वेक्शनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट हाइट्स, हालांकि कन्वेक्शनल एयर करंट्स यानी हवा की जो कन्वेक्शनल वायु धाराएँ होती है, ये इनको जो है बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स, यानी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन जो होते हैं, ठीक है, यानी 10 डिग्री से 30 डिग्री, और आप बोल सकते हैं टेम्परेट रीजन जो होते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, यहाँ पर जो है ये ड्राई विंड चलती, सूखी हवाएं चलती, शुष्क हवा, तो ये जो है इनको क्या करती है अपने साथ, यहाँ पर जो है ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हवा के अंदर मिक्स कर देती है ये लोग। इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन एंड पोलर रीजन है, ध्रुवीय इलाकों में, इक्वेटोरियल रीजन है भूमध्य रेखीय इलाकों में 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड पोलर रीजन है 66 डिग्री
66.5 degree north to 90 degree and 66.5 degree साउथ टू 90 डिग्री साउथ। ये वाले रीजन में जो है डस्ट पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं देखने के लिए। डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड, यानी ये धूल कण ही है जिनके आसपास जो है पानी की बूंदें जो होती है वाटर वेपर जो होती है जलवाष्प, वो कंडेंसेशन है उनके आसपास इकट्ठे होकर कंडेंसेशन यानी ठंडी हो जाती है और उसके बाद जो है बादल बनाती है, यानी टू प्रोड्यूस क्लाउड्स यानी बादल बनाती है। नाउ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर। So for this I will make another video. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, इजीली आप समझ जाएंगे। ओके, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।